Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने न्यूट्रिशन को देखा, रिस्पायरेशन को देखा, हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना शुरू कर चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन में जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन है उसको पढ़ रहे हैं। स्पेशली हम ह्यूमन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें क्या क्या सिस्टम पाया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीज़ें और बाकी रह गई है, क्योंकि हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है या जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ह्यूमन में सिस्टम पाया था उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इन कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक तो हो गया आपका, पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन लिख दे रहा हूँ। तो मैंने इसमें बताया था, इसमें आपका एक होता है ब्लड, दूसरा इसमें आपका होता है हार्ट। जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ये ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम है। और उसके बाद हम वेसल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि इतना जहां तक मैंने पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेरी है आप जरूर लिख के बताएं, उसमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, फीडबैक दें कि वीडियो में मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है, बहुत सारी चीज़ें मैं टाइम कम होने की वजह से उतना ज़्यादा चीज़ों को मैं कैप्चर नहीं कर पाता, समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। एक लिमिटेशन होती है सोचने की। लेकिन आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स देखते होंगे यूट्यूब पे। आपको डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ हैं, तो मैं उन सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, अपने वीडियो लेक्चर पे डालूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग भी थोड़ा बहुत सजेस्ट करें, थोड़ा बहुत आप अपना फीडबैक दें मेरी वीडियोस के बारे में, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में। अभी मुझे अपने चैनल पे बहुत कुछ करना है, थोड़ा से बिजी होने की वजह से उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता। खैर, जो भी है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड एंड लिम्फ दोनों होगा, बॉडी फ्लूइड होगा। लिम्फ को अभी हम लास्ट में समझेंगे। ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स को समझने की कोशिश करें। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपका हार्ट का डायग्राम बनाया, हार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होता क्या है ना कि मैंने इसमें क्या बताया था, हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं और ये चैम्बर बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के चैम्बर होते हैं। और सेपरेशन ऑफ चैम्बर या सेपरेशन ऑफ जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर जो होते हैं वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। ये हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 2 टाइप का ब्लड होता है। ओके, कौन कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। मैं आपको समझा दे रहा हूं आखिर क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं वार्म ब्लडेड और क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये बड़ा जैसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है तो, कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड। ओके, वार्म इनको रेगुलेटर भी कहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटर भी कहते हैं, और कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो हम इन 2 वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। हम यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, एक वार्म ब्लडेड होते हैं और एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब क्या होते हैं वार्म ब्लडेड, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड। देखो, कोल्ड का मतलब ये नहीं कि उनका ब्लड का टेम्परेचर कम होगा या फिर ठंडा होगा, ब्लड ठंडा होगा, या फिर वार्म ब्लड का मतलब गर्म ब्लड, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सिंपल सा एक टर्म है वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, चाहे टेम्परेचर घट जाए, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अब चाहे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बट आवर बॉडी टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड। अब जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने, मतलब कि इन्वायरमेंट अगर ठंडा हो गया, मीन्स ज्यादा ठंडी पड़ने लगी, तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर घटा देंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे ज्यादा, उनका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ऐसे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते या कांस्टेंट नहीं रखते हैं, बल्कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ये चीज देखने को मिलती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कांस्टेंट कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं।
एंड देयर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, नॉट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ओके, नॉट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों यहाँ पे यहाँ इसका कनेक्शन क्या है, इस ऑर्गेनिज्म का उसके बॉडी टेम्परेचर का सर्कुलेशन से कनेक्शन क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये ब्लड सेपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पार्ट को बनाया रेड कलर से, इस पार्ट को बनाया ब्लू कलर से, यानी ब्लड सेपरेट हो गया। लेफ्ट वाले पार्ट में, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, वहां पे आपका प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके। यहाँ पे जो लेफ्ट वाला राइट वाला पार्ट है उसे ब्लू कलर का बनाया क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड होता है, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे राइट एट्रियम हो, ओके, राइट वेंट्रिकल हो, ओके सॉरी। तो लेफ्ट एट्रियम चाहे राइट एट्रियम हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो, दोनों जगहों पे आपका क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड होगा। अब देखो ऑक्सीजन अगर मान लेते हैं सेपरेट वे में, मींस प्योर ऑक्सीजन अलग रास्ते से सर्कुलेट हो रहा हो, दोनों का मिक्सिंग नहीं हो रहा हो, दोनों मिक्स होके नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इफिशिएंटली ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर सकता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मींस अब जो आपका प्योर ब्लड है वो ज्यादा आसानी से पूरी बॉडी में ट्रेवल कर सकता है। हमारी अब जब ज्यादा ऑक्सीजन होगा, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ये ऑक्सीजन इफिशिएंटली कैरी की जा सकती है पूरी बॉडी में। दिस ऑक्सीजन कैन बी कैरीड थ्रू आउट द बॉडी मोर इफिशिएंटली, ओके, मोर इफिशिएंटली पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी किया जा सकता है। अब जब ये पूरी बॉडी में कैरी हो गई तो वहां पे बहुत ढेर सारे रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। मान लेते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, फिर CO2 रिलीज हुआ, फिर CO2 दूसरे रास्ते ऐसे आ गया, तो वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज और अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं, तो मैंने पहले ही भी बताया रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, तो वहां पे पहले एटीपी जनरेट नहीं होती, पहले हीट निकलती है। कोई भी, चाहे ये तो बायोलॉजिकल फ्यूल है ना, ये जो आपका ग्लूकोज है ये क्या है, दिस इज जस्ट बायोलॉजिकल फ्यूल। तो इस बायोलॉजिकल फ्यूल को जब ब्रेक किया जाएगा तो फ्यूल कोई भी हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे आपका वो आप जो पेट्रोल एंड डीजल उसमें डालते हैं बाइक में वो हो, चाहे आपका केरोसिन हो, कोई भी हो, जब आप उनको बर्न करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, समझ लो इसको बर्न करते हैं। अब जब बर्न करेंगे तो क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और जो हीट है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा उतना ज्यादा ग्लूकोज ब्रेक होगा, उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी। कुछ तो हीट आपकी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, जो वहां पे स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ज्यादातर हीट जो होती है, काफी हद तक हीट जो होती है, ऑलमोस्ट 60% जो होती है, वो हीट की फॉर्म में ही रहती है। मीन्स क्योंकि आपको मालूम होगा थर्मोडायनेमिक्स का कोई लॉ है, उसका लॉ है कि 100% एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में 100% आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो ढेर सारी हीट जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ऐसे रिलीज हो जाती है। तो ये जो हीट जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, ओके, या हमारी बॉडी में जो हीट, ये तो आपका एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, आपका ब्लड सेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका प्योर ब्लड अलग होना चाहिए, इम्प्योर ब्लड अलग होना चाहिए। अगर प्योर ब्लड अलग है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो फिर आपका क्या नाम है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ओके। तो इनको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। कहां से मेंटेन करना पड़ता है, इसी ग्लूकोज को ब्रेक करके मेंटेन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के बारे में। आखिर कोल्ड ब्लडेड, अब देखो कोल्ड ब्लडेड का मसला क्या है ना, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। मींस किसी ऑक्सीजन या फिर ये ग्लूकोज का उनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती।
या एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। किस पर्पस के लिए? उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट थी, किसको? जो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ये चीज जो होती है ये वार्म ब्लडेड में देखी जाती है। वार्म जो ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो इनको रिक्वायरमेंट थी किसकी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, ताकि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। ग्लूकोज को ब्रेक करना पड़ा और वो ग्लूकोज को उन्होंने ब्रेक कर लिया। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड के बारे में। आखिर कोल्ड ब्लडेड के साथ क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड के साथ क्या होता है? तो देखो, कोल्ड ब्लडेड का मसला ये है ना कि कोल्ड ब्लडेड को चाहिए एनर्जी नहीं चाहिए। ओके, किसके लिए? बॉडी टेम्परेचर, इनको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसीलिए इनकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। तो नेचर को उनको कहा कि इनको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इनको, क्योंकि टेम्परेचर तो एनर्जी तो ज्यादा चाहिए नहीं, कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो नेचर ने इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, इनको इम्प्रूव नहीं किया। तो ये इम्प्रूव फॉर्म है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सेपरेट हो गया, ये इम्प्रूव फॉर्म है, ये रिसेंट फॉर्म है। मीन्स ये न्यू अपडेट है, ये एक नया अपडेट है कि उसने क्या किया, नेचर ने क्या किया, गॉड ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा चैम्बर दे दिया या फिर पूरा प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट कर दिया। बट यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है इनको, क्योंकि ना तो उनको उतना टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब जब का डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और क्यों मिक्स हो जाते हैं? बिकॉज दे हैव ओनली 3 चैम्बर इन देयर, 3 चैम्बर इन देयर हार्ट। तो उनके हार्ट के अंदर सिर्फ 3 ही चैम्बर होते हैं। अगर हम बात करें इस तरह से उनके हार्ट के बारे में बात कर लें, तो एक तो ये हो गया, 2 अपर चैम्बर हो जाएंगे, एक नीचे वाला जो होता है एट्रियम वाला पार्ट होता है, उसमें कोई उसमें प्योर एंड इम्प्योर दोनों ब्लड होते हैं। मीन्स इसमें आपका प्योर ब्लड भी है और इसमें आपका इम्प्योर ब्लड भी है। ओके, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्यों। और ये देखने को किसमें मिलता है? तो ऊपर वाला जो कुल वार्म ब्लडेड में कौन कौन से एनिमल आते हैं? आपके सारे के सारे मैमल आ जाएंगे। ओके, सारे के सारे मैमल्स आ जाएंगे एंड ढेर सारे आपके बर्ड्स, सारे बर्ड्स आ जाते हैं। तो ये जो मैमल्स एंड बर्ड्स होते हैं, दीज आर द वार्म ब्लडेड। अगर कोल्ड ब्लडेड के बारे में बात करें तो कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड में आपके एम्फीबियन आ जाते हैं, एम्फीबियन आ जाते हैं एंड रेप्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, जिनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जब ऑक्सीजन ज्यादा नहीं चाहिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड का सेपरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चीज भी जानना बड़ा जरूरी है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक आपका सिंगल सर्कुलेशन हो जाएगा एंड एक आपका होगा डबल सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन, क्या होता है डबल सर्कुलेशन, इन चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। ओके, देखो अगर हम फिश के बारे में बात करें, देखो हमने देखा कि एम्फीबियन जो होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं उनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं उनके हाइट के? ऑफ कोर्स 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन अगर हम फिश के बारे में बात करें तो फिश का जो हाइट होता है, ओके, फिश का जो हाइट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? देयर आर ओनली 2 चैम्बर्स। उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं? उनमें 2 ही चैम्बर्स होते हैं। एक आपका एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। और उनका एक तो चैम्बर के बारे में बात की, 2 चैम्बर। लेकिन अगर बात करें, देखो ब्लड सबसे पहले का जो ऑक्सीजन होता है वो आता है सबसे पहले गिल्स के पास आता है। गिल्स से ये पूरी बॉडी के पास जाता है, मींस गिल्स में इसको प्योर कर दिया जाता है। गिल्स ऑक्सीजन को ट्रैप करती है
और उसके बाद जो ब्लड में आपका मतलब ब्लड जो होता है गिल्स के पास आता है और यहीं पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। फिर ऑक्सीजन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। फिर ये बॉडी पार्ट्स से वापस जब इम्प्योर हो जाता है तो फिर कहाँ पे आता है, हार्ट के पास आता है। एक चीज आप याद रखें, जो फिश होती है उनके हार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। नेवर दे हैव नेवर प्योर ब्लड, दे हैव ऑलवेज इम्प्योर ब्लड, हमेशा उनके पास इम्प्योर ब्लड होता है। अब फिर उसके बाद इस इम्प्योर ब्लड को वापस कहाँ पे भेज दिया जाता है, गिल्स के पास भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे हार्ट के पास सिर्फ एक बार ब्लड आता है, ये नहीं कि 2 बार ब्लड आते हैं, 2 डिफरेंट पार्ट से ब्लड आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे ब्लड यहाँ पे रिसीव किया जाता है, फिर उसको भेज दिया जाता है गिल्स के पास। बस इतना काम करना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद कहाँ पे आता है, बॉडी पार्ट्स में आता है, वहां पे इम्प्योर हो जाता है, इम्प्योर होने के बाद हार्ट आता है, हार्ट पंप कर देता है गिल्स के पास। तो ये एक सिंगल सर्कुलेशन है, यहाँ पे कोई डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता। तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें, अगर हम देखें जो ह्यूमन है उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें, उसमें किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया था, तो वहां पे होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें हार्ट को, इसको बिठा देते हैं, कुछ ज्यादा ही क्लासिकल हो गया। तो अगर हम हार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ये मैं इसको चैम्बर बना देता हूं, ये हो गया, ये समझ लेते हैं, ये हो गया आपके 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये समझ लेते हैं हार्ट के चैम्बर हो गए। अब यहां पे मैं बना देता हूं आपके लंग्स को, ये आपका राइट लंग्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट लंग्स हो गया, और ये यहां पे बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे, बॉडी पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ के हम सारी पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है, मैं इस पार्ट को थोड़ा से रेड कलर से इसे मेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्योर ब्लड होता है और उस तरफ इम्प्योर ब्लड होता है। इससे आपको डबल सर्कुलेशन भी समझ में आ जाएगा, और पिछले वाले जो लेक्चर में अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो कि किस तरह से क्या होता है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले होता क्या है कि लंग्स के पास ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन जब लंग्स के पास पहुंचता है, एल्वियोलाई में पहुंचता है, एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से इस क्या नाम है ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, और वो ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है इस ब्लड में, अभी अभी ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, तो आप इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड आप ब्लड कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आपका ज्यादा है, लेट मी कलर है, जस्ट मैं इसको कलर कर देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा ब्लड है। ओके, ये हो गया आपका रेड कलर से मैंने इसको मेंशन कर दिया, मतलब इसमें प्योर ब्लड है। अब उसके बाद ये ब्लड कहाँ पे पहुंचेगा, आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, मींस प्योर, अभी तक तो प्योर था। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हुए, रेस्पिरेशन हुआ, ग्लूकोज को ब्रेक किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मिक्स हो गई, ब्लड में मिक्स हो गई। अब ये ब्लड हो गया आपका इम्प्योर, फिर ब्लड को सेंड कर दिया जाएगा किसके पास, राइट एट्रियम के पास। मैंने पहले ही बताया एट्रियम जो होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर होते हैं, ये हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं किसी ना किसी पार्ट से। अब उसके बाद राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा, इम्प्योर ही है, वेंट्रिकल इसको पंप करेगा फिर से किसके पास, सॉरी लेफ्ट लंग्स के पास ही पंप करेगा। यहाँ पे चाहे कोई भी बना दो, समझ लेते हैं लंग्स के पास, या एक ही लंग्स बनाते हैं, लेफ्ट लंग है तो फिर एक ही बना देते हैं। फिर इसको कहाँ पे भेज देगा, लंग्स के पास, फिर से इसको भेज देगा, तो फिर वहाँ पे प्योर हो जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी पार्ट्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर आपके लंग्स के पास फिर से इसे भेज दिया जाएगा। तो ये एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एक सर्कुलेशन होता है लंग्स टू हार्ट, एक सर्कुलेशन आपका हो जाएगा लंग्स टू
हार्ट, और एक सर्कुलेशन हो जाएगा हार्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीन्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास क्या है, एक लंग्स टू हार्ट है और एक हार्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक सर्कुलेशन ये वाला देखने को मिलता है, एक सर्कुलेशन ये वाला देखने को मिलता है। इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो अगर हम मैमल में देखें, मैमल एंड बर्ड्स में देखें तो यहाँ पे कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिलता है? ऑफ कोर्स डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोगों का जितने भी क्वेरीज थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई। आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने जो बताया उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फीडबैक आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, कहाँ पे किस पार्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। ओके, थोड़ा से मैं भी कभी लेक्चर बोरिंग हो जाता है, फिर भी आप लोग उसे सुना करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी बना दूंगा तो फिर मेरे जो डाटा है 2 GB 2.5 GB तो जो डाटा मिलते हैं वो डेटा ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं भी कोई यूज़ नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे आजकल सारे काम ऑलमोस्ट इंटरनेट से ही होते हैं, चाहे वो टीचिंग हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, सारे काम इंटरनेट से हैं। तो आप लोग इसको क्लियर करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।